नमस्कार मित्रों। हम जो क्लास 10th में बुक चलती है राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, इसकी सीरीज स्टार्ट की थी। हम 5 वीडियो देख चुके हैं। आज 6वां वीडियो देखेंगे। सोहान वंश और आमेर के कछवाहा वंश है, इनको देखेंगे। इससे पहले हम सभ्यता जनपद देख चुके हैं। ये प्राग ऐतिहासिक राजधान वो देख चुके हैं। राजपूतों की उत्पत्ति, मेवाड़ के गुइल और राठौड़ वंश देख चुके हैं। आज सोहान वंश इस बुक से देखेंगे। और ये बुक है जो RPSCI या कर्मचारी चयन बोर्ड है, ये ऑथेंटिक बुक के रूप में देखते हैं। और जो भी क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, इस बुक से लाइन टू लाइन उठाए जाते हैं। तो आज हम कुछ जो 2022 में रेसेंट में जो एग्जाम हुई है, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। शाकंभरी के सोहान वंश और उस वंश के प्रतापी शासक। इस सोहान वंश की उत्पत्ति के विषय में बहुत विवाद है। वंशावलियों और ख्यातों ने इसको अग्निवंशीय माना। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, उनके विचार में ये सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। और जो असलेश्वर मंदिर है, उसके लेख में इन्हें चंद्रवंशीय बताया गया। यानी वंशावली और ख्यात में मैं तो इसे अग्निवंशी माना है सुहानों को। गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी है, इन्होंने सूर्यवंशी माना है। और असलेश्वर मंदिर का जो लेख है, उसमें चंद्रवंशी माना है। कई विद्वान इन्हें आर्य मानकर विदेशी मानते हैं। इन सभी मतों का विवेचना करते हुए डॉक्टर दशरथ शर्मा है, उन्हें सोवानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानते हैं। अब देखते हैं बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील है, उसका प्रवर्तक वासुदेव सोवान। जो वासुदेव है वो सोवानों का आदि पुरुष था, जिसका समय 551 ईस्वी के लगभग माना जाता है। प्रारंभ में सोवान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, परंतु गुवक प्रथम में उन्होंने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से सोवानों को मुक्त करवाया। इसी का वंशज सामंत सांबर का शासक बना। वंशज जो सामंत है वो सांबर का शासक बना, जो वश गोत्र ब्राह्मण वंश से पैदा हुआ था। वाघपति राज सोवानों का शक्तिशाली शासक हुआ। जो वाघपति राज है, ये सोवानों का शक्तिशाली शासक हुआ, जिसने प्रतिहारों को परास्त कर अपनी शक्ति का परिचय दिया। विग्रहराज द्वितीय है, वो सोवानों का एक अन्य शक्तिशाली शासक था। 973 ईस्वी में हर्षनाथ लेख है, उसकी विजयों का उल्लेख करता है। उसने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को परास्त किया। किसने किया? विग्रहराज द्वितीय ने। विग्रहराज द्वितीय के बाद दुर्लभ राज और गोविंद तृतीय शासक हुए। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय की उपाधि वेरीगढ़, शत्रु, इसका अर्थ वेरीगढ़ का होता है शत्रु, शत्रु संहारक, ये उपाधि मिलती है। किसमें? पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में। फरिश्ता है, उनके अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक को मारवाड़ से आगे बढ़ने से रोका। अब क्वेश्चन है, ये लेवल स्टैंड होम साइंस का जो लेवल स्टैंड हुआ था उसमें पूछा था 2022 में। अजमेर की स्थापना हुई थी, उससे पहले अजमेर के सोवानों की राजधानी कौन सी थी? तो वो सांबर थी, क्योंकि सांबर में ही ये शासक हुए थे। अब देखते हैं अजयराज, इन्होंने अजमेर की स्थापना की थी। अजयराज जो 1105 ईस्वी में शासक बना, इस वंश का एक प्रतापी शासक था। 1113 ईस्वी में इसने अजमेर नगर बसाया। इसका दूसरा नाम अजय मेरू है। तो कब बसाया? 1113 ईस्वी। तथा चांदी व तांबे के सिक्के से लाए, जो अजय प्रिय द्रम कहलाए। जो अजयराज के सिक्के थे वो अजय प्रिय द्रम कहलाए। कुछ मुद्राओं पर उसकी रानी थी सोमलवती, उनका नाम भी अंकित है कुछ सिक्कों पर। अजयराज शिव मतालंबी होने के साथ साथ एक धर्म सहिष्णु शासक था। जो अजयराज थे, ये शिव धर्म को मानते थे। उसने जैन और वैष्णव जो धर्मावलंबी है उनको समान की दृष्टि से देखा। जो जैन और वैष्णव धर्म को मानने वाले थे लोग, उनको समान की दृष्टि से देखा। उसने नए नगर व जैन धर्म को मानने वाले को मंदिर बनाने की अनुमति दी और पार्श्वनाथ के मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किया। तो इससे ये प्रकट होता है कि अजयराज एक धर्म सहिष्णु शासक थे। अब देखते हैं अर्णोराज। अर्णोराज ने तुर्कों व मालवा के शासकों को परास्त किया, मगर गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य से परास्त हुआ। इसने अजमेर में आना सागर झील है,
एवं पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। अर्णोराज शैव था, ये भी शैव धर्म को मानता था, किंतु उसने अन्य जो धर्मों को मानने वाले थे उनके प्रति सहिष्णुता की भावना थी। उसने अजमेर में खतरगस के अनुयायी थे उनको भूमिदान दिया। देवबोध और धर्म घोष उसके समय के प्रकांड विद्वान थे। तो देवबोध और धर्म घोष है, ये उनके समय के विद्वान थे जिनको उसने सम्मानित किया था। वैसे तो चालुक्यों के हाथों पराजित से उसे कुछ मान हानि उठानी पड़ी थी, फिर भी गजनवियों को परास्त कर तथा मालवा और हरियाणा अभियानों का नेतृत्व कर उसने अपने वंश के प्रभुत्व को नहीं घटने दिया। अब देखते हैं विग्रहराज शत्रुत। विग्रहराज ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया। यह दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला स्वान शासक था। इसने गजनी के खुसरू शाह उनको भी परास्त किया। जयानक भट्ट ने इसे कवि बांधव की उपाधि दी। जयानक भट्ट है, उन्होंने विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि दी। विग्रहराज ने हरिकेली और उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की। जो हरिकेली है, ये नाटक है। तो ये क्वेश्चन वन रक्षक एग्जाम जो अभी हुआ था 12 नवंबर 2022 को, उसमें ये पूछा गया था कि विग्रहराज द्वारा रचित रचना हरिकेली ये क्या है। तो ये एक नाटक है। इसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाकर उस पर हरिकेली नाटक की पंक्तियां खुदवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर वहां 2.5 दिन का झोपड़ा जो एक मस्जिद है वो बनवाई। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। विग्रहराज ने बिशुलपुर बसाकर वहां बिशुलपुर झील बनवाई जो अब बिशुलपुर बांध है। विग्रहराज चतुर्थ के मूल्यांकन में डॉक्टर दशरथ शर्मा है, वो लिखते हैं कि उसकी महत्ता निर्विवाद है, क्योंकि एक सेनाध्यक्ष के साथ साथ वह एक विजेता, साहित्य का संरक्षक, असा कवि और सूझबूझ वाला निर्माता था। पृथ्वीराज विजय का लेखक लिखता है कि जब विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने के लिए किसी में क्षमता नहीं थी। सोमदेव तो विग्रहराज को वीरों में ही नहीं पर विद्वानों में भी अग्रणी मानता था। ये केवल उसकी मिथ्या प्रशंसा नहीं, हरिकेली नाटक से उसकी योग्यता आंकी जा सकती है। किरलोर ने भी उसकी विद्वान की प्रशंसा करते हुए स्वीकार किया है कि वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की ओर कर सकता था। विग्रहराज का समय सवा लक्ष का स्वर्ण काल था। जो विग्रहराज का समय था ये सवा लक्ष से इसका स्वर्ण काल था। अब देखते हैं पृथ्वीराज तर्ती। ये 1177 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक इनका शासन काल है। शाकंभरी के स्वान शासकों में सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज तर्ती 11 वर्ष की आयु में शासक बना। 1182 ईस्वी में इसने सतलज प्रदेश के भंडारकों को परास्त किया। इसी वर्ष इसने महोबा के संदेल शासक थे परमार्दी देव को पराजित किया, जिसमें प्रसिद्ध वीर आला उदल लड़ते हुए मारे गए। ये आला उदल है, वो परमार्दी देव है, उनकी तरफ से लड़े थे। तो ये क्वेश्चन लेव असिस्टेंट होम साइंस का एग्जाम हुआ था 30 जून 2022 को। उसमें पूछा गया था कि पृथ्वीराज चौहान तर्ती का समकालीन संदेल शासक कौन था। तो ये था परमार्दी देव, ये थे। पृथ्वीराज ने कनौज के गैड़वाल शासक जयचंद को परास्त किया और स्वयंवर के समय अपनी उसकी बेटी शिवगीता का अपहरण कर उससे विवाह कर लिया। त्रैन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में तो गोरी को उसने पराजित किया, मगर 1192 ईस्वी में त्रैन का दूसरा युद्ध हुआ था, उसमें वह मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ। यानी 2 युद्ध हुए थे। त्रैन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी और त्रैन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी, जिसमें सोहान राज्य का तो पतन हुआ ही, भारत में तुर्की शासन की नींव भी पड़ गई। तो ये हाउस के ऊपर का एग्जाम हुआ था 9 जुलाई 2022 को। उसमें ये एग्जाम पूछा गया था कि पृथ्वीराज तर्ते और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे। तो 2 युद्ध लड़े गए थे।
पृथ्वीराज तृतीय वीर, विदानु अनुरागी एवं गुणी जनों का सम्मान करने वाला था। पृथ्वीराज चौहान का रचयिता जो पृथ्वीराज विजय बुक है, पृथ्वीराज विजय पुस्तक है, उसके रचयिता जयानक। और पृथ्वीराज रासो है, उसका लेखक सुंदर वर्दई उसके दरबार में शोभा बढ़ाते थे। अब देखते हैं संयोगिता स्वयंवर कथा। कनौज के शासक जयसन ने राजसूय यज्ञ किया। जो अब देखते हैं संयोगिता स्वयंवर कथा है, ये पूरी देखते हैं। कनौज के शासक थे जयसन जी। उन्होंने राजसूय यज्ञ किया और अपनी पुत्री संयोगिता है उसका विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन भी किया, जिसमें पृथ्वीराज को छोड़कर कई महाराजाओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन पृथ्वीराज जी को नहीं किया गया था। इतना ही नहीं, पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए जयसंदेह उन्होंने स्वयंवर स्थल के बाहर द्वारपाल होते हैं उनके रूप में पृथ्वीराज की मूर्ति रख दी। संगीता एवं पृथ्वीराज एक दूसरे को मन से चाहते थे, अतः संगीता वरमाला लेकर एक एक राजा महाराजा को देखती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। पृथ्वीराज को न पाकर वह मन ही मन बहुत दुखी हुई, किंतु जब वह दरवाजे तक पहुंची तो उसने द्वारपाल के रूप में अपने प्रेम की मूर्ति नजर आई। उसने माला उस मूर्ति के गले में डाल दी। उस समय तक पृथ्वीराज भी वहां पहुंच चुका था। उसने संगीता को वहां से अपने साथ लेकर अजमेर की ओर प्रस्थान किया और स्वान सैनिकों ने गैड़ वालों को उसे पीछा करने से रोका। अजमेर पहुंचकर पृथ्वीराज ने संगीता से विवाह किया, पर इस घटना से जयसन व पृथ्वीराज के बीच शत्रुता और बढ़ गई। अब देखते हैं संयोगिता कथा की ऐतिहासिकता क्या है, वो देखते हैं। इस कथा की सत्यता एवं ऐतिहासिकता के संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, इन्होंने इसे कपोल कल्पना मानते हुए कहा है कि प्रबंध कोश, अमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज प्रबंध या प्रबंध चिंतामणि जैसे समकालीन ग्रंथों में इस घटना का कोई जिक्र नहीं। डॉक्टर रोमिला थापर और डॉक्टर R.S. त्रिपाठी है, उन्होंने भी इसे सही नहीं माना है। समकालीन फारसी तवारीखों में इस घटना का वर्णन नहीं मिलता है। जो समकालीन ग्रंथ है, जो पुस्तकें हैं, उन्होंने उन ग्रंथों में इस कथा को जगह नहीं दी गई है, किंतु अबुल फजल ने इसका वर्णन अवश्य किया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा है, उन्होंने बताया कि हमीर महाकाव्य तथा रंभा मंजरी में ढेर सारी गलतियां हैं और इनमें वर्णन न मिलने से सारी घटना को ही काल्पनिक मान लिया जाए, ये उचित नहीं है। उन्होंने घटना की सत्यता को स्वीकार करते हुए बताया है कि प्रेम जीवन का एक अंग है और वह सत्य एवं वास्तविक है, अतः ये घटना घटी हो तो कोई आश्चर्य नहीं। C.V. वेद और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी इस कथा को स्वीकार किया है। इस प्रकार संयोगिता अपहरण की घटना में कोई संदेह नहीं रह जाता है। सदियों से चली आ रही इस कथा में समय के साथ उतार चढ़ाव तथा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों का आना स्वाभाविक है, परंतु इससे इस घटना की सत्यता पर शंका करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अब देखते हैं रणथंभौर के सोवान वंश और उसके प्रतापित शासक। रणथंभौर है, उसके सोवान वंश का संस्थापक गोविंदराज, जो 1194 ईस्वी में हुए थे, पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। जो गोविंदराज जी थे, ये पृथ्वीराज तृतीय उनके पुत्र थे और रणथंभौर के सोवान वंश का संस्थापक था। तो ये प्रश्न जो वनरक्षक एग्जाम हुई थी 11 दिसंबर 2022 को, उसमें ये क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में ये पूछा गया था कि सोवान वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो गोविंदराज जी थे। उसके उत्तराधिकारी क्रमश वालन, प्रहलादन, वीर नारायण थे। वीर नारायण का संघर्ष इल्तुतमिश से हुआ। जो वीर नारायण थे, इनका संघर्ष इल्तुतमिश से उनसे हुआ, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उसके उत्तराधिकारी बागभट ने भी दिल्ली में भेजे गए तुर्क अधिकारियों से अपने पैतृक राज्य को बसाया। उसके पुत्र जैतर सिंह हैं, उन्होंने नासिरुद्दीन द्वारा भेजी गई सेना को रणथंभौर नहीं जीतने दिया, परंतु उसे कर देने के लिए विवश होना पड़ा। अब देखते हैं हमीर। 1282 ईस्वी में हमीर ने अपने राज्य आरोहण के बाद दिग्विजय की नीति अपनाई। हमीर ने कौन सी नीति अपनाई? दिग्विजय की नीति अपनाई। आबू, काठियावाड़, पुष्कर, संपा, धार आदि राज्यों को इसने अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया और मेवाड़ के शासक समर सिंह हैं, उनको भी अमीर ने परास्त किया।
1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी, उनका जो रणथंभौर आक्रमण हुआ था उनको भी असफल किया। अमीर द्वारा मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह वक्केहब्रू उनको शरण देने से दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, वो अमीर से नाराज हो गया। अमीर ने जब विद्रोही को लौटाने से इनकार कर दिया, तब 1299 ईस्वी में उसे खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, मगर तुर्क सेना को उसने पराजित कर दिया। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं सेना लेकर रणथंभौर आया, मगर जब युद्ध में उसे सफलता नहीं मिली तो उसने छल कपट का सहारा लिया। अलाउद्दीन ने अमीर के सेनानायक रणमल और रतिपाल को किला देने का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। किसको? रणमल और रतिपाल को। इनके विश्वासघात के कारण किले पर तुर्कों का अधिकार हो गया। अमीर लड़ता हुआ मारा गया और किले में अमीर की पत्नी रंग देवी उसके नेतृत्व में महिलाओं ने जोर कर लिया। अमीर वीर, उदार और शरणागत की रक्षा करने वाला शासक था। नयन चंद्र सूर्य, उनका जो अमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूर्य द्वारा लिखा गया। जोधराज के अमीर रासु और चंद्रशेखर के अमीर हट नामक ग्रंथों में अमीर की शौर्य की जानकारी मिलती है। ये जो ग्रंथ है अमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूर्य का है, अमीर रासो जोधराज का, और अमीर हट है ये चंद्रशेखर का। ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है। आज भी जनमानस में अमीर के लिए ये दोहा प्रसिद्ध है। सिंह सवंत सतपुरुष वसन कदली फले एक बार, तिरिया तेल अमीर हट चढ़े न दूजी बार। अब देखते हैं जालोर के सोआन वंश और उस वंश के प्रतापी शासक। जालोर मध्यकालीन इतिहास में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। दिल्ली से गुजरात व मालवा जाने वाले मार्ग पर स्थित जालोर का अधिकार स्थापित करना दिल्ली के प्रत्येक शासक के एक आवश्यक कार्य था। दिल्ली सल्तनत के समय जालोर पर सोआनों का अधिकार था। जालोर के इस सोआन वंश का संस्थापक कीर्तिपाल था। जो जालोर का सोआन वंश है, इनका संस्थापक कीर्तिपाल था, जिसने 1181 ईस्वी में इस राजवंश की नींव डाली। तो ये वनरक्षक की सेकंड शिफ्ट एग्जाम 12 नवंबर 2022 को हुई थी, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि जालोर के सोआनों का संस्थापक कौन था, तो वो कौन था? कीर्तिपाल। अब देखते कानरदेव। कानरदेव जालोर के सोआन शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के गुजरात आक्रमण के समय रास्ता देने को लेकर कानरदेव एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य विवाद हुआ। 1305 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सेनानायक एन उन मुल्क मुल्तानी की सेना से जालोर भेजा। वह कानरदेव को समझा बुझाकर दिल्ली ले आया। दिल्ली दरबार का माहौल कानरदेव के स्वाभिमान के विरुद्ध था। कानरदेव दिल्ली दरबार से चला आया, जिसके बाद कानरदेव व अलाउद्दीन के बीच संघर्ष हुआ। नैन सिंह ने युद्ध का कारण कानरदेव के पुत्र थे वीरमदेव द्वारा सुल्तान की पुत्री फिरोजा से विवाह करने से इनकार करना बताया। 1308 ईस्वी में सुल्तान ने जालोर के शक्तिशाली किले सिवाना पर अधिकार कर लिया। सिवाना जो बाड़मेर में पड़ता है, और उसका नाम खैराबाद रखा तथा कमालुद्दीन गुर्गे उनको वहां पर प्रतिनिधि नियुक्त किया। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन ने जालोर पर घेरा डाला, लेकिन सुल्तान को सफलता नहीं मिली। अंत में कानरदेव के एक दहिया सरदार बीका के विश्वासघात के कारण दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। कानरदेव लड़ता हुआ मारा गया और किले की महिलाओं ने जोर किया। अलाउद्दीन ने जालोर जीतकर उसका नाम जलालाबाद रख दिया। अब देखते हैं आमेर के कस्बा वंश। आमेर का कस्बा वंश और उस वंश के प्रतापी शासक। कस्बा अपनी उत्पत्ति राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से उनसे मानते हैं। सूर्यमल मिशन के अनुसार कुरुम नामक रघुवंशी शासक की संतति होने से कुरुम वंशी कहलाने लगे और साधारण भाषा में उन्हें कस्बा कहा जाने लगा। डूडाड़ प्रदेश है, उसमें अपना राज्य स्थापित करने के लिए कस्बाओं को मीणाओं तथा बड़ गुजरों से संघर्ष करना पड़ा। इनकी प्रथम राजधानी दौसा रही। जो आमेर के कस्बा है, उनकी प्रथम राजधानी दौसा रही है। कस्बा प्रारंभ में सोआनों के सामंत थे। 1137 ईस्वी में दुल्ह राय उन्होंने बड़ गुजरों को परास्त कर डूडाड़ में नवीन राज्य स्थापित किया। किसने? दुल्ह राय ने।
दुले राय ने जमवारामगढ़ में मीणाओं को परास्त कर उसे अपनी राजधानी बनाया। दुले राय ने जमवारामगढ़ है उसको अपनी राजधानी बनवाया। 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने आमेर में मीणाओं को परास्त कर अपनी राजधानी बनाया। जो आमेर है उसको राजधानी कोकिल देव ने बनवाया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, कोकिल देव किस वंश से संबंधित है? सहायक कृषि अधिकारी। ये 29 जून 2022 को एग्जाम हुआ था, इसमें पूछा गया था। कोकिल देव कस्बा वंश के शासक थे। अब देखते हैं भारमल। भारमल बहुत ही कठिन परिस्थितियों में आमेर का शासक बना था। अपनी सत्ता के लिए उसे मजबूत सहारे की आवश्यकता थी और ये मजबूत सहारा उसे मुगल शासक अकबर के रूप में मिला। भारमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत था। अकबर जनवरी 1562 ईस्वी में अजमेर की यात्रा पर आया था। अजमेर से लौटते समय सांबर में भारमल ने 1562 ईस्वी में अपनी पुत्री हरखाबाई है, जो कालांतर में मरियम उजमानी नाम से जाना जाता है, हरखाबाई का विवाह अकबर के साथ किया। जहांगीर इसी हरखाबाई का पुत्र था। 1562 ईस्वी में सांबर में ही अपने पुत्र भगवान दास है और पुत्र मान सिंह है सहित इसने अकबर के अधीनता स्वीकार कर ली। कोकिल देव ने आमेर को कस्बा राजवंश कब बनवाया? ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। कोकिल देव ने आमेर को कस्बाओं की राजधानी कब बनवाया था? ये जेईएन एग्जाम में पूछा गया था 20 मई 2022 को। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है कि 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने आमेर में मीणाओं को परास्त कर अपनी राजधानी बनवाई। किसको बनवाया? आमेर को। कब? 1207 ईस्वी। तो इसका आंसर होगा 1207 ईस्वी। अब देखते हैं भगवान दास। भगवान दास 1573 ईस्वी में आमेर की गद्दी पर बैठा। इसने सरनल के युद्ध में, जो सरनल का युद्ध है, उसमें अपनी वीरता का परिचय दिया। ये 7 वर्ष तक पंजाब का सूबेदार रहा। इसने 1585 ईस्वी में अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया। खुसरो मानबाई व जहांगीर का पुत्र था। खुसरो है ये मानबाई व जहांगीर का पुत्र था। 1589 ईस्वी में लाहौर में भगवान दास की मृत्यु हुई। अब देखते हैं मानसिंह। मानसिंह केवल 12 वर्ष की आयु में मुगलों की सेवा में चला गया। इसे अकबर एवं जहांगीर, दो मुगल सम्राटों की सेवा की। मानसिंह ने अकबर और जहांगीर की सेवा की थी, दो मुगल सम्राटों की। अकबर के रणथंभौर अभियान में, जो 1559 ईस्वी में हुआ था, रणथंभौर अभियान में सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार कराने में मानसिंह ने भूमिका निभाई। गुजरात अभियान के दौरान 1573 ईस्वी में मानसिंह महाराणा प्रताप के पास संधि का दूसरा प्रस्ताव लेकर गया और 1577 ईस्वी में हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया। ये अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित था। अकबर ने इसे फरजंद की उपाधि दी। फरजंद का मतलब होता है बेटा। और इसे 7000 का मनसब दिया। 1579 ईस्वी में जब ये बिहार का सूबेदार था तो इसके पिता भगवान दास की मृत्यु हो गई और ये 1519 ईस्वी में आमेर का शासक बना। मानसिंह ने 1592 ईस्वी में उड़ीसा जीतकर पहली बार उसे मुगल साम्राज्य का अंग बनाया। मानसिंह की मृत्यु 1614 ईस्वी में इलिसपुर में हुई। मानसिंह विद्वानों का आश्रयदाता था। इसके समय में मानसिंह चरित्र महाराजकोश नामक ग्रंथ रचे गए। इसी के समय मुरारीदास ने मान प्रकाश व जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की। जो मुरारीदास ने, उन्होंने मान प्रकाश और जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की। मानसिंह के समय ही रानी कंकावती है, उसने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये कॉलेज का कोई एग्जाम हुआ था 22/9/2021 को, उसमें ये एग्जाम पूछा था कि जगन्नाथ है किस शासक के संरक्षण में थे? तो ये जगन्नाथ जो मानसिंह है इनके संरक्षण में थे। अब देखते हैं मिर्जा राजा जयसिंह। 11 वर्ष की आयु में 1621 ईस्वी में आमेर का शासक बना।
इसने 3 मुगल सम्राट जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा की और 1623 ईस्वी में इसे मलिक अंबर के विरुद्ध दक्षिण में भेजा गया, जहां इसने अद्भुत साहस और वीरता का परिचय दिया। 1629 ईस्वी में इसने उत्तर पश्चिमी सीमांत में उज़्बेकों के विद्रोह को दबाया। 1630 ईस्वी में जय सिंह ने खान ए जहां लोधी के विद्रोह को दबाया। ये 1637 ईस्वी में शाहजहां के साथ बीजापुर और गोलकुंडा के अभियान पर दक्षिण भारत गया। 1637 ईस्वी में जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी देकर, मिर्जा राजा की पदवी किसने दी? बीजापुर के मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने जयसिंह को दी थी 1637 ईस्वी में। और शुजा के साथ कंधार भेजा गया। तो ये एग्जाम प्रश्न भी था कि शाहजहां द्वारा शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का निम्नलिखित में से किस शासक ने नेतृत्व किया था? तो ये मिर्जा राजा जयसिंह थे। ये 2022 में पूछा गया था। और जयसिंह प्रथम है, इसको मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? ये भी वन रक्षक एग्जाम में पूछा गया था 2022। तो ये शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। उत्तराधिकार युद्ध हुआ था, उस समय इसे शुजा के विरुद्ध भेजा गया, जहां बहादुरपुर के युद्ध 1658 में हुआ था, में इसने शुजा को पराजित किया। उत्तराधिकार युद्ध के अंत में औरंगजेब का पक्ष लिया। जयसिंह की सैनिक योग्यता और कूटनीति से प्रभावित होकर औरंगजेब ने इसे दक्षिण में मराठों के विरुद्ध भेजा। दक्षिण में जयसिंह ने अपने कूटनीति से शिवाजी को अकेला कर दिया और जो पुरंदर की संधि है, पुरंदर को जीतने में सफल था। जयसिंह ने शिवाजी के विरुद्ध अभियानों पर जाते समय कहा था कि हम शिवा को व्रत के केंद्र की तरह घेर लेंगे। अब देखते हैं जयसिंह की कुशलता का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि महान मराठा शासक शिवाजी को वह रोकने में सफल रहा, जिसने अफजल खान जैसे सेना नायक को पराजित किया था। अंत में शिवाजी और जयसिंह के मध्य संधि हो गई, जो पुरंदर की संधि 1665 के नाम से जानी जाती। तो ये वन रक्षक फेस्टिवल 13 नवंबर 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। पुरंदर की संधि जयसिंह की दूरदर्शिता और शक्ति की पराकाष्ठा थी। वह अनेक भाषाओं का ज्ञाता और विद्वानों का सम्मान करने वाला था। प्रसिद्ध कवि बिहारी का वह आश्रयदाता था। बिहारी ने बिहारी सस्सई नामक ग्रंथ की रचना की। अब देखते हैं सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह, औरंगजेब ने इनका नाम सवाई जयसिंह रख लिया, क्योंकि सवाई का अर्थ होता है सवाया या बढ़कर। तो सवाई जो जयसिंह प्रथम है, उनसे बढ़कर ये जयसिंह थे। इनमें वीरता और वाकपटुता थी, तो इसलिए औरंगजेब ने इसका नाम सवाई जयसिंह रख लिया था। इसके बाद जो जयपुर के राजा थे, अपने नाम के पहले सवाई पद का प्रयोग करने लगे। 1700 ईस्वी में जयसिंह ने आमेर का राज्यभार संभाला। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार युद्ध हुआ। उसने जयसिंह ने आजम का पक्ष लिया, मगर जाजू के युद्ध में मुअज्जम विजयी रहा। अतः मुअज्जम को बहादुर शाह नाम से शासक बना। मुअज्जम है वो बहादुर शाह के नाम से शासक बना और आमेर पहुंचकर विजय सिंह को शासक घोषित किया और आमेर का नाम मोमिनाबाद रख दिया। ये जेईएन में एग्जाम पूछा गया था कि जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी? तो वो औरंगजेब ने दी थी। मेवाड़ की सहायता से जयसिंह ने आमेर पुनः प्राप्त किया। मुगल सम्राट ने इसे आमेर का शासक स्वीकार कर लिया। फ्रुखसियर ने 1713 ईस्वी में जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। जयसिंह के प्रयासों से 17 जुलाई 1730 ईस्वी को राजपूत राजाओं का हुरडा सम्मेलन है वो बुलाया गया, ताकि संगठित होकर मराठों का मुकाबला किया जा सके। किंतु आपसी अविश्वास से ये योजना कार्य रूप न ले सकी। सवाई जयसिंह ने 1729 ईस्वी में बूंदी के मामले में हस्तक्षेप किया, जिससे मराठों को राजस्थान की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। जयसिंह ने मराठों व मुगल सम्राटों में समझौता कराने के लिए मध्यस्थता की। 1743 ईस्वी में जयसिंह की मृत्यु हो गई। इसने 7 मुगल शासकों का शासनकाल देखा। 1725 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनाई और उसका नाम जीज मोहम्मद शाही रखा। उसने राज सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस में वेधशालाएं बनाई। जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी है, जिसे जंतर मंत्र कहा जाता है। जुलाई 2020 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची है, उसमें इसे शामिल किया गया। जयसिंह ने एक बंगाली वास्तुशास्त्री विद्याधर से एक नगर का नक्शा बनवाकर 1727 ईस्वी में
आयताकार खंडों वाले एक नगर का निर्माण किया जो आज जयपुर नाम से प्रसिद्ध है। वह अंतिम हिंदू नरेश था जिसे अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया। 1734 ईस्वी में इसने जयपुर में नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया। इसने जयगढ़ में जयबान तोप का निर्माण करवाया। सवाई जय सिंह ने संदर महल, सिसोदिया रानी का महल व जल महल का निर्माण करवाया। सवाई जय सिंह पहला राजपूत हिंदू शासक था जिसने सती प्रथा को रोकने हेतु प्रयास किए तथा विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने के हेतु नियम बनवाए। अभी JN 2022 में एक एग्जाम हुआ था, उसमें प्रश्न पूछा गया कि जयपुर की स्थापना कब हुई, तो ये 1727 ईस्वी को जयपुर की स्थापना हुई थी। अब आगे पढ़ेंगे हम जैसलमेर का भाटी राजवंश, ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा? यदि ऐसा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।